हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सिविल सेवाओं का मूल्यांकन देखेंगे। कानून एवं नीति निर्धारक संस्थाओं से भारतीयों को अलग रखने की सोची समझी रणनीति के तहत इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए। वे संस्थाएं जो नीतियां बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी थी, उनमें भारतीयों की नियुक्ति लगभग बंद कर दी गई। साथ ही प्रशासन के महत्वपूर्ण विभागों से भारतीयों को दूर रखा जाने लगा। भारतीय जनपद सेवा (ICS) में भी यूरोपियनों को श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास किए गए। इन सभी उद्देश्यों के लिए मुख्यतः दो तरीके अपनाए गए। पहला, यद्यपि 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर के भारतीय सिविल सेवा में सफल होने के पश्चात प्रथम भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो प्रथम सिविल सेवा में प्रथम भारतीय जो सफल हुए थे। इन सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता बढ़ने लगी थी, किंतु इन सेवाओं में भारतीयों के सफल होने से रोकने के लिए प्रवेश के नियमों को अत्यंत कड़ा बना दिया गया। भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रवेश परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी तथा इसमें अंग्रेजी माध्यम से ही परीक्षा दी जा सकती थी। लेकिन विषय में शास्त्रीय यूनानी एवं लैटिन जैसे विषयों सम्मिलित थे, जिनका अध्ययन भारतीयों के लिए अत्यंत कठिन था। शास्त्रीय यूनानी और लैटिन। पुनश्च 1859 में परीक्षार्थियों की अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष। 1859 में परीक्षार्थियों की अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष घटाकर 22 वर्ष, फिर 1878 में 19 वर्ष कर दी गई। दूसरा, शासन के सभी महत्वपूर्ण उच्च वेतन वाले पदों पर यूरोपियों का अधिकार था। राष्ट्रवादी नेताओं के भारी दबाव के कारण यद्यपि 1918 के पश्चात शासन के भारतीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ तो हो गई, किंतु इसकी गति अभी भी काफ़ी धीमी थी। और तथा अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर यूरोपियनों का ही अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को इस बात का आभास होने लगा कि केवल सिविल सेवा का ही भारतीयकरण आवश्यक नहीं है, अपितु शासन के सभी प्रमुख शक्तियां भारतीयों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। इसका कारण यह था कि भारतीय सिविल सेवा के कुछ भारतीयों को छोड़कर अधिकांश भारतीय अभी भी साम्राज्य साम्राज्यवादी सेवकों के पक्ष में ही कार्य करते थे। आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात। पूर्व औपनिवेशिक भारत में मुगलों एवं अन्य स्वतंत्र राज्यों में सरकारें कुलीन, तंत्री, निरंकुश एवं सैन्य प्रकृति की थी। पूर्व औपनिवेशिक भारत में मुगलों एवं अन्य स्वतंत्र राज्यों में सरकारें कुलीन, तंत्री, निरंकुश एवं सैन्य प्रकृति की थी। वहाँ दक्ष पुलिस तंत्र का अभाव था। यहाँ तक कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1765 से 1772 के द्वैत शासन के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने और साथ ही साथ अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए जमींदारों से उम्मीद की जाती थी कि वे कर्मियों की व्यवस्था या प्रबंध करें, जिसमें थानेदार शामिल थे। लेकिन प्रायः जमींदार अपने कर्तव्य को उपेक्षा करते थे और कुख्यात डाकुओं के गैंग के साथ गठजोड़ करके लूट में अपना हिस्सा लेते थे। इसलिए वर्ष 1770 में
फौजदार एवं अमील जैसी संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। हालांकि 1774 में महारानी हेस्टिंग ने फौजदार संस्था को पुनः स्थापित किया और डकैती, हिंसा एवं अव्यवस्था से निपटने में जमींदारों को उनकी मदद करने को कहा गया। 1775 में बड़े जिलों के मुख्य कस्बों में फौजदार थाने स्थापित किए गए और उनकी सहायता के लिए कई छोटे पुलिस स्टेशन भी गठित किए गए। ब्रिटिश शासनाधीन पुलिस व्यवस्था में क्रमिक विकास का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया। 1791 में प्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानूनी व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस बल को भली भांति संगठित किया। उसने पुरानी पुलिस व्यवस्था को आधुनिकीकरण किया। जिलों को 400 वर्ग मील के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक थाने को एक दरोगा के अधीन रखा गया और दरोगा की सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए। अब प्रत्येक जिले को पुलिस अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अधीन रखा गया। पुलिस अधीक्षक जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी था। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस संबंधित अधिकार समाप्त कर दिए गए। पुलिस कर्मचारियों में तत्परता तथा ईमानदारी लाने के लिए उसने इनके वेतन बढ़ा दिए तथा हत्यारों एवं चोरों को पकड़ने पर उनके लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई। 1808 मेयो ने प्रत्येक डिवीज़न के लिए एक एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी पुलिस की नियुक्ति की मेयो ने की तथा उसकी सहायता के लिए बहुत से गोयंदा स्पीस नियुक्त किए गए, किंतु कालांतर में गोयंदा भ्रष्ट हो गए तथा स्थानीय जनता के मध्य लूट खसोट मचाने लगे। 1814 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के एक आदेश द्वारा बंगाल को छोड़कर अन्य सभी स्थानों में कंपनी द्वारा दरोगा एवं उसके सहायकों की नियुक्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल 1828 से 35 तक पुलिस अधीक्षक एसपी के कार्यालय को समाप्त कर दिया गया। अब यह व्यवस्था की गई कि जिले का कलेक्टर या दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट पुलिस विभाग का प्रमुख तथा प्रत्येक संभाग डिवीज़न का आयुक्त पुलिस अधीक्षक के पद का दायित्व भी निभाएगा। लेकिन इस व्यवस्था से अनेक दुष्प्रभाव उत्पन्न हुए। पुलिस बल का संगठन दुर्बल हो गया था। जिला दंडाधिकारी कार्य के बोझ से दब गए। सर्वप्रथम प्रेसिडेंसी नगरों में जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टरों के कार्यों का पृथक किया गया। 1860 में पुलिस आयोग की सिफारिश से भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 बना। इस आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की। 1860 में पुलिस आयोग के सिफारिश से भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 बना। इस आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की। नागरिक पुलिस वाहिनी की व्यवस्था यह गांव की वर्तमान चौकसी व्यवस्था को संचालित करेगा। गांव में चौकीदार या कार्यकर्ता था तथा इसका अन्य पुलिस वाहिनियों से प्रत्यक्ष संबंध होगा। प्रांतों में पुलिस महानिदेशक इंस्पेक्टर जनरल पूरे प्रांत के पुलिस विभाग का प्रमुख होगा। इंस्पेक्टर जनरल, उप महानिदेशक, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रेंज के एवं पुलिस अधीक्षक एसपी जिले के प्रमुख होंगे। पुलिस विभाग को सुसंगठित रूप प्रदान करने से विभिन्न आपराधिक गतिविधियां यथा डकैती, चोरी, हत्या, ठगी इत्यादि में धीरे धीरे कमी आने लगी। लेकिन विभिन्न अपराधों की जांच पड़ताल करने में साधारण जनता से पुलिस का व्यवहार अशोभनीय होता था। सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन के दमन में भी पुलिस का भरपूर दुरुपयोग किया। अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था की स्थापना नहीं की कि 1861 के पुलिस अधिनियम में केवल प्रांतीय स्तर पर ही पुलिस विभाग के गठन के संबंधित निर्देश थे। 1902 में पुलिस आयोग ने केंद्रीय जांच ब्यूरो 1902 में पुलिस आयोग ने केंद्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो CBI 1902 में पुलिस आयोग ने केंद्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो CBI एवं प्रांतों में CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की सिफारिश की। ब्रिटिश स्थानीय सेना में परिवर्तन एवं पुनर्गठन। ब्रिटिश स्थानीय सेना में परिवर्तन एवं पुनर्गठन। 1857 के पश्चात अंग्रेजों ने सेना को व्यवस्थित पुनर्गठन प्रारंभ किया। दिसंबर 1888 में लॉर्ड डफरिन ने इस संबंध में चेतावनी देते हुए कहा कि अंग्रेजों को 30 वर्ष पहले हुए उस भयानक अनुभव से सबक सीखना चाहिए तथा उसे सदैव याद रखना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा सेना के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी किसी घटना का पुनरावृत्ति को रोकना था। इसका मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी किसी घटना को रोकना था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार इस क्षेत्र में विश्व की अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों यथा रूस, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि